हाय मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, जो है हम कहे थे आप लोगों से कि जो है 15 तारीख से जो है स्टार्ट होगा, यानी कि 15 नवंबर से जो है आपका टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट होगा, यानी कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास वो कराए जाएंगे। लेकिन कुछ कारणवश जो मतलब हमारा तबीयत नहीं ठीक था। ठीक है। और घर पे थोड़ा काम हुआ, इसीलिए जो है हम बना नहीं पाए वीडियो। तो उसके लिए बहुत 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 सॉरी मैं आप लोगों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, हम जैसे कि पहले बताए थे कि आप लोगों को जो पहले जो होगा वो हिंदी का चलेगा। ठीक है। तो 2022 यानी 2022 के जो पेपर हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। पूरा पेपर जो पूरा आपको जो सॉल्व कराया जाएगा और आपको एकदम अच्छी से अच्छी जो इसमें जानकारी मिलेगी। ठीक है। कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी का। देखते हैं एक क्लास 10 वालों के लिए है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग जो है जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और पूरा जो है कहने का मतलब शेयर और लाइक करा दीजिएगा। ठीक है। जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे 10th में हैं, ठीक है, हाई स्कूल में जो भी बच्चे हैं सबके पास भेज दीजिएगा, ताकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है किसी कारणवश फेल हो जाए, ठीक है, या पीछे रह जाए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई बच्चा जो है ये मान के चलिए कि अगर ये चीज़ वो पढ़ता है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं अगर ये सब चीज़ पढ़ लेते हैं जितना मैं पढ़ाऊँगा बोर्ड के लिए, तो मैं कहता हूँ कि लो क्लास का जो बच्चा रहेगा, ठीक है, मतलब लो पोजीशन पे जो रहेगा वो कम से कम 70+ तो ला सकता है। बाकी जो हाई वाले हैं वो 90+ जा सकते हैं। जो हाई वाले हैं वो 90+ जा सकते हैं। ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना अपना टॉपिक देखते हैं। ठीक है। तो आज जो है वो हिंदी है। यहाँ पे भैया 3 भाग में एक जो है पेपर सॉल्व कराया जाएगा। कौन सा पेपर? कोई भी पेपर होगा वो 3 भाग में आपको सॉल्व कराया जाएगा। हालांकि पहले हम लोग छोटे छोटे को देखते हैं, जो फिक्स नंबर होते हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है जो लॉन्ग वाले होते हैं उसकी एक जो अलग वीडियो बनेगी। और दूसरी बात ये है कि आपको लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है पेपर में, वो भैया यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है। इसके लिए मैं जो है टेलीग्राम का एक चैनल दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है। तो उस पर जो है आप लोग देख लीजिएगा जा करके कि कैसे लिखना है। ठीक है। हालांकि अभी जो है नहीं पढ़ पाएंगे 2-3 दिन टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक लेकिन आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा कि कैसे लिखना है, किस तरीके से पेपर में उसको लिखना है। ठीक है। पूरा एकदम विधिवत मिल जाएगा हिंदी को किस तरीके से लिखना है। ठीक। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मतलब आपको एक नमूना मैं दूंगा कि आप कैसे लिखेंगे पेपर में, अगर आएगा तो। ठीक है। अगर नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन आप लिखेंगे, लिखने का जो तरीका है वो आपको पता हो जाएगा। ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना देखते हैं। हिंदी है, क्या है भैया? हिंदी। विषय आपका हिंदी है। भाग 1 है। सत्र 2022 है। सत्र 2022 है, क्लास 10 के लिए है। प्रश्न पत्र कोड 1 मिलता है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना मैं दिखा दूं, पेपर है मेरे पास। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो पेपर है। ठीक है। पेपर की बात अगर हम करें तो ये पेपर में यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ भैया बड़े लेटर में जो लिखा है यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। इसी को कहा जाता है प्रश्न पत्र कोड। ठीक है। ये आपको मिलेगा, हालांकि पेपर में भी लिखने को रहेगा, जिसमें आप लिखेंगे जो कॉपी मिलेगी उस पर भी लिखना पड़ेगा आपको प्रश्न पत्र कोड। ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग पहले देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जो फिक्स नंबर के होते हैं, 8 और 9 क्वेश्चन। ठीक है। 8वां और 9वां क्वेश्चन जो आपके जो पेज होते हैं, पेज नंबर 7 पे रहेगा। आपका जो पेपर होता है टोटल, अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल पेपर जो है 12 पेज का होता है। टोटल पेपर कितने पेज का? 12 पेज का। तो पहले वाले पे जो रहता है यहाँ लिखा रहता, जहाँ हिंदी लिखा रहता है वहाँ 15 मिनट का मतलब देता है आपको पढ़ने के लिए। पेपर किस लिए देता है? पढ़ने के लिए देता है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर क्या देता है? पढ़ने के लिए देता है 15 मिनट, ताकि आप जो है कोई गलती ना करें, पेपर में लिखने से पहले उसमें कोई गलती ना करें। उसके बाद बहुविकल्पीय रहता है। ठीक है। हालांकि अब जो बहुविकल्पीय जो आ रहा है वो OMR शीट से आ रहा है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके OMR शीट से रहेंगे।
ठीक है, बहुविकल्पीय रहेंगे जिसमें आपको गोला करके भरना रहेगा, तो उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, OMR शीट लेकर के मैं बता दूंगा कैसे आपको भरना है, क्या करना है उसमें। ठीक है, आपको यानी कहने का मतलब ये, इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनी, अपना टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा भी हूँ, 7वें पेज पर रहता है। ये 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का जो पहला है, यानी कि 8वें क्वेश्चन का यहाँ पे 8वां प्रश्न नंबर 8वां और 9वां दोनों सॉल्व कराया जाएगा इस पार्ट में, यानी भाग 1 में 8वां और 9वां सॉल्व कराया जाएगा। देखिए भैया, जब पेपर आपको मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 1 से ही स्टार्ट करें, प्रश्न नंबर 1 से ही स्टार्ट करें। आपको जो पहले आता है पहले आप उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो पहले आपको आता है पहले उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो नहीं आता उसको बाद में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता फिर भी आप लिखिए, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ लिख के आइए, लेकिन छोड़िए मत, ताकि आपको नंबर, अगर मान लीजिए 4 नंबर है तो 2 नंबर आपको दे सके। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन की का की बात हो रही है। 8वें क्वेश्चन की का की बात है। का वाला जो क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें लिखा है का वाले में, हास्य रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। हास्य रस तथा अथवा करुण रस का अस्थायी भाव या परिभाषा लिखिए। समझिए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इनमें से कोई एक लिखना है, चाहे हास्य रस का लिखिए आप, चाहे करुण रस का लिखिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका अस्थायी भाव भी लिखना है और परिभाषा भी लिखना है, और परिभाषा के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हास्य रस केवल हम सॉल्व कराएंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों रस मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि अगर बाई जब एक आ गया, एक नहीं तो दूसरा अगर आ गया, मान लीजिए मैं यहाँ हास्य रस समझाता हूँ, पता लगे करुण आ गया तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए दोनों के दोनों मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको जो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हास्य रस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, अपना लोग जो है ऐसे होते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते से जो है भटक जाते हैं, वो थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि मुझको किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो उनके लिए मैं थोड़ा 2 लाइनें कहूँगा। ठीक है, तो लाइनें ये है, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो क्या बदलो? अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो आइए देखते हैं हास्य रस। तो हास्य रस लिखने से मतलब जानने से पहले हम लोग समझते हैं रस क्या है। रस पीने वाली रस की बात नहीं हो रही मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, जो पिया जाता है रस उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है तुम्हारे रस, यानी रस का मतलब ये है कि जिससे आप आनंद लेते हैं। क्या लेते हैं? आनंद भी लेते हैं, कभी कभी शोक भी हो जाता है। ठीक है, उसे रस यहाँ देखना है हिंदी वाले में। तो आइए देखते हैं, रस को कहते हैं फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड जो होता है, यहाँ बात करेंगे हम रस की। ठीक है, तो कविता, कहानी, नाटक, कविता, कहानी, नाटक, कविता, कहानी, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से, मतलब ये है भैया कि कहानी को पढ़ने से और कविता को सुनने से या फिर पढ़ने से, नाटक को देखने से, जो आप लोग रामलीला वगैरह सब कुछ देखने जाते हैं उसको देखने से, आदि को जैसे पढ़ने और सुनने से, अब सुनते भी हैं देखते भी हैं, देखने से, पाठक, पाठक का मतलब ये होता भैया कि जो उसको पढ़ रहा है उसे पाठक कहते हैं, या फिर जो इस चीज़ को देख रहा है उसको भी पाठक कहते हैं। ठीक है, तो पाठक के मन में, पाठक के मन में आनंद की अनुभूति होती है। आनंद मतलब ये भैया, आनंद की अनुभूति होने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई भी चीज़ ऐसे हंसी मजाक वाली चीज़ें जब देखते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जो चुटकुल्ला या बोलता है कुछ चीज़ें, तो आपको इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आ जाती है, तो वही आपके अंदर जो है आनंद कैसे जो है प्रकट करते हैं आप, वही चीज़ है। आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा
कि रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, नाटक आदि के पढ़ने अथवा सुनने या देखने से पाठक के मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं 8वें के का। 8वें के का वाला जो क्वेश्चन है वो है हास्य रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव या परिभाषा लिखिए। ये 2 नंबर का आता है, तुम्हारा फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, और फिक्स नंबर का भी है। 2 नंबर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ा ये तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आइए समझते हैं इसको। तो हास्य रस और करुण रस में से दोनों में से एक कोई करना रहता है आपको पेपर में, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो हास्य रस किसे कहते हैं? यहाँ पे परिभाषा लिखा है मैंने कि किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, आकृति, वाणी अथवा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में, यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के हृदय में जो आनंद, विनोद का मतलब होता है आनंद, जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हास्य कहते हैं। ये जो हास्य है भैया, ये हास्य रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। कहा जाता है, फिर कह रहा है यहाँ पे, यही हास्य जब विभाव, यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, मतलब जब एकदम स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। तो उसे हास्य रस कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूं। किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद यानी विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य कहते हैं, उसे ही हास्य कहते हैं, ठीक है। कहा जाता है यही हास्य जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और अस्थाई भाव ये क्या होते हैं, यहाँ नीचे हमने लिखा है भैया, ठीक है। मैं इसलिए लिख देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ताकि आपकी वीडियो जो हो वो शार्ट तरीके से बन सके, यानी कि छोटे से छोटे समय में बन सके, ठीक है। नहीं तो अगर मैं लिखता चलूँगा तो ये ज़्यादा लॉन्ग होते चला जाएगा, वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में जब आप लोग देखते हैं तो एकदम बोरिंग महसूस होती है, ठीक है। तो इसलिए शार्ट बनाने की कोशिश की जाती है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ देखते हैं कि ये कौन सा रस था। रस कौन सा था? हास्य रस। ऐसे आपको लिखना भी है, पेपर में आपको लिखना भी है कि इस तरीके से लिखना, लेकिन लिखने का तरीका क्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। हर रस का नाम हास्य रस। अब इसी के नीचे ये सब भी नीचे लिखने ज़्यादा इसे। फिर है अस्थाई भाव, क्या है इसका? हास्य है। अस्थाई भाव हास्य है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। फिर है संचारी भाव, क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव जो होता है, यहाँ समझिएगा, संचारी भाव उसे कहा जाता है जिसमें अश्रु, मतलब जैसे रोने की बात हो या हंसते हंसते आप रो पड़े। फिर है हर्ष, क्या है? हर्ष। चपलता मतलब चतुराई आपके अंदर हो, ठीक है। स्नेह मतलब प्यार भी हो, और उत्सुकता मतलब आपके अंदर उत्तेजना भी हो, ठीक है। बाकी आदि कर देना उतना हो जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें जो आएंगी वो संचारी भाव के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। ये बता दे रहा हूँ। अब आपको ऐसे हेडिंग डाल करके जो संचारी भाव, जो एग्जाम्पल आप देंगे नीचे करके, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये संचारी भाव है, ये विभाव है, ये अनुभाव है, ठीक है, ये आलंबन है। अभी कैसे बताना है अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है आलंबन। क्या लिखा है? आलंबन जो लिखा है यहाँ समझ लेता हूँ कि आलंबन यानी अनोखी और विचित्र। मतलब हास्य रस में एक चीज़ होता है कि जब कोई चीज़ आप अनोखा देखते हैं, अनोखा मतलब समझ रहे होंगे कि एक बार जब कोई चीज़ देखते हैं विचित्र तरीके से, जैसे मान लीजिए आप जो है रामलीला देखने जाते हैं तो उसमें जो जोकर होता है एक विचित्र तरीके से कार्य करता है, या फिर आप मेले में जाते हैं तो उसमें भी जोकर का कार्य जो होता है, या कुछ ऐसे भी चीज़ देखते हैं जो विचित्र तरीके से होता है, ठीक है। तो अनोखा और विचित्र वेशभूषा मतलब पहनावा, उसका जो विचित्र पहनावा क्या हो, और विकृत
आकृति, उसकी आकृति कितनी लंबी है कितनी छोटी है, ठीक है, इस पर जो है निर्भर करता है। ये चीज़ें अगर आती हैं तो उसे किसके अंतर्गत आएंगी, आलंबन के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत, आलंबन के अंतर्गत आएंगे। फिर समझिएगा यहाँ लिखा है अनुभाव, क्या लिखा है, अनुभाव। अब अनुभाव में क्या आता है, जो चीज़ आप देख करके हंस रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे हैं, पेट के बल जो है गिर पड़े हंसते हंसते, या फिर हंसते हंसते आपके आंखों से आंसू आने लगा, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो अनुभव में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसका जो है उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए अगला देखते हैं। जो एग्जाम्पल हम बताए थे, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ छूट गया था, उसको हम बता दे रहे हैं। उद्दीपन छूटा था, तो उद्दीपन क्या चीज़ है इसको हम समझ लेते हैं। उद्दीपन जो होता है वो आलंबन द्वारा की गई अनोखी एवं विचित्र चेष्टाएं होती। चेष्टाएं मतलब जो इससे जो है उत्पन्न जो होती हैं, यानी कि आलंबन द्वारा और अनोखी, आलंबन द्वारा जो अनोखी चीज़ आप करते हैं, यानी विचित्र चीज़ जो करते हैं, सबसे अलग चीज़, ठीक है, वो किस में आता है, उद्दीपन में आता है। तो आइए हम जो है हास्य रस का जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये तब की है भैया जब शिव भगवान, यानी शिव जो थे शंकर भगवान, जब ये विवाह करने गए थे, गौरव पार्वती जी से जब ये विवाह कर रहे थे, उस समय जब बारात परछावन में जब लोग जा रहे थे, ठीक है, तो उस परछावन में भैया, यानी उसमें जो क्या क्या थे, सांप बिच्छू जो भी थे, मतलब राक्षस दानव, ठीक है, सब कुछ उसी में थे। ठीक है, उसके साथ साथ सब कुछ थे। शिव पुराण आप देखेंगे भैया तो उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कहा है शीश पर गंगा हंसे, यानी जो उनकी जो सर है, उनकी जटा है, उनके जटा से जो है क्या, कौन हंस रही हैं, गंगा जी हंस रही हैं। कौन हंस रही हैं, गंगा जी देख कर हंस रही हैं। भुजन भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, यानी उनके जो है यहाँ पर जो गले में क्या है, नाग देवता है। कौन है, नाग भगवान है। यानी कि अगर बात की जाए, नाग है यानी सर्प है, वो भी हंस रहा है। फिर कह रहा है, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। हास मतलब हंसते हंसते दंगा होइए, ठीक है, नंगा के विवाह में, मतलब ये शिव भगवान जो थे वो शेर की खाल पहने हुए थे। हालांकि वो नंगे तो नहीं थे, केवल शेर की खाल पहने हुए थे, बाकी जो उनकी सब कुछ एकदम वो नंगे ही थे। ठीक है, केवल शेर की खाल ही पहने थे, और उसी को जो है लेकर के वो जा रहे थे। तो गंगा मैया भी हंस रही थी, और शीश पर जो चंद्रमा थी वो भी हंस रही थी। ठीक है, मतलब ये सब जो है सब, और सर्प जो था वो भी हंस रहा था, और वहाँ के जो पूरे स्टाफ थे, वो सब पूरे मेंबर जितने थे, सब लोग भी हंस रहे थे। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे। पेपर में लिखेंगे, उदाहरण होगा तो फिर लिखेंगे स्पष्टीकरण, एक हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे स्पष्टीकरण में कि अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य रस का। हास्य होता है अस्थाई भाव, ये तो हमेशा होगा अगर हास्य रस आता है। फिर उसके बाद आलम्बन क्या होता है, तो आलम्बन जो होगा यहाँ पर शंकर भगवान होंगे, क्योंकि जो मेन रीजन किसका है, शंकर भगवान की भूमिका है, इसलिए आलम्बन में कौन आएंगे, शंकर भगवान आएंगे। फिर है उद्दीपन में कौन आएगा, अब उद्दीपन में जो इसके बाद जो आए हैं, शंकर भगवान के बाद जो आएंगे, जैसे गंगा मैया और भुजाओं में लिपटे हुए सर्प, ठीक है, और चंद्रमा भी आएंगे। ठीक है, तो ये उद्दीपन में आएंगे। फिर कहा है अनुभाव, अनुभाव क्या होगा, जैसे मतलब अनुभव आप समझते हैं, अनुभव मतलब आपने अनुभव क्या किया। तो वहाँ पर जो था, कहने का मतलब ये है, जो वहाँ के खुले हुए बादल थे, ठीक है, खुले हुए बादल, और सिर पे जो है सिर्फ जो है शेर की खाल थी, वहाँ जो उनके जो वस्त्र जो है शेर की खाल थे, ठीक है, लपेटे हुए थे, और वो जा रहे थे। ठीक है, फिर है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव मतलब ये होता है कि आपने उसमें क्या चीज़, मतलब क्या आनंद लिया, उसको जब देखा आपने तो क्या आनंद लिया, तो उत्साह आपको मिली थी। ठीक है, हंसने के बाद आपको एक ऊर्जा मिलती है, यानी आपका मन जो प्रसन्नचित रहता है,
और कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पे बैठे थे जो सांप बिच्छू को देखकर जो कंपन करने लगता था उनका शरीर, यानी कि वो डर जाते थे, ठीक है, और इनमें चंचलता भी थी, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो गया। आप लोग ऐसे हेडिंग डाल करके लिखेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर जो है आगे हम चलते हैं, हाँ जो है करुण रस को देखते हैं, ठीक है। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे जो देखते हैं, ठीक है, वो करुण रस है। किसकी बात कर रहे हैं? करुण रस। करुण रस का मतलब होता है भैया जहाँ पे शोक हो, जहाँ पे शोक हो या कोई मर गया हो या फिर आपकी जो लज्जा की बात हो, वहाँ पे आपकी पद चली जाए, ठीक है। तो उसको देखते हैं। प्रिय वस्तु या व्यक्ति, प्रिय वस्तु या व्यक्ति को खो जाने या गौरव सम्मान पद आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्लेश यानी दुख का भाव उत्पन्न होता है वही शोक होता है, वही शोक होता है। यही शोक नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि शोक नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव में जो है संयुक्त होता है तो उससे जो है करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इतना भी कह सकते हैं। और उसमें भी वैसे कह सकते थे, हास्य रस में भी कह सकते थे, ठीक है। कि हास्य रस में क्या कहेंगे? जब हास नामक अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव और उद्दीपन आलंबन जो है संयोग होते हैं तब जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब हम देखते हैं हास्य रस में जो स्पष्टीकरण होगा वो क्या होगा? स्पष्टीकरण यानी कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। आलंबन क्या होता है? आलंबन में आप समझते हैं कि विनाश होगा, यानी व्यक्ति हो, व्यक्ति का विनाश होगा या वस्तु होगा, वस्तु का विनाश या फिर व्यक्ति का विनाश। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन में आलंबन का दाह कर्म और इष्ट के गुण और चित्र का जो प्रदर्शन भी होगा। वहाँ चित्र का क्या होगा? प्रदर्शन या फिर वर्णन होगा। जैसे मीराबाई जो थी जब वो लड़ रही थी तो उसके चित्र का जो है प्रदर्शन किया जाएगा। फिर अभिमन्यु जब लड़ रहे थे तो उनका चित्र जो है वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। फिर है अनुभाव। अनुभाव जो होता है भूमि पर, अनुभाव जो होता है क्या कहते हैं? अनुभाव, अगर हम भूमि पर गिरना, अनुभव मतलब अनुभव करना, भूमि पर गिरना या निस्वार या छाती पीटना या रुद्र करना मतलब रोना या फिर मूर्छित होना, ठीक है, ये सब होते हैं। फिर उसके बाद है संचारी भाव। तो मोह, मोह हो गया संचारी भाव में, मतलब हमसे उनसे लगाव है तो मोह होगा, मतलब जब कई दिन से हम उनको देखते नहीं तो क्या होगा? मोह होगा, ठीक है। फिर है स्मृति। स्मृति और शर्म, जड़ता और धैर्य, ठीक है, ये सब चीज़ें, दैन्य जो होता है ये सब चीज़ें हो गई। बाकी और उसमें बहुत हैं, ठीक है। आप जो है इसके अनुरूप जो है अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आप इससे जो है निकाल सकते हैं क्या क्या चीज़ होगा उसका। इसका अस्थाई भाव सुख हमेशा रहेगा, बाकी जो इसमें रहेगा सब आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दुख ही जीवन की गाथा है, दुख ही जीवन की क्या है? जीवन की कथा रही है, दुख ही जीवन की कथा रही। अब बताओ क्या कहूँ आज तो नहीं कहूँ, क्या कहूँ आज तो आज जो नहीं कहूँ, क्या कहूँ आज जो नहीं कहूँ। अब इसमें क्या चीज़ है कि शोक नामक अस्थाई भाव हो गया। आलंबन में क्या होगा? जैसे विनाश हो रहा है, दुख ही जीवन का कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहूँ, ठीक है। फिर है उद्दीपन। इसमें क्या होगा? मतलब जो चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद है अनुभव, मतलब क्या अनुभव हो रहा है तुमको, दुख से क्या अनुभव हो रहा है। फिर है संचारी भाव, आपको क्या उससे मिल रहा है? स्मृति मिल रहा है कि शर्म की, जड़ता क्या है कि मोह मिल रहा है। मतलब है कि आप जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? तो बहुत लोग होते हैं कि दुख में किसी ना किसी को याद करते हैं जब उसकी जो आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मतलब आप लोग कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल तो उसके एक और है, जैसे हे
उसके एक और एग्जाम्पल बनता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग रैनी। ये जो एग्जाम्पल है ये तुम्हारे श्रृंगार रस का भी है। किसका है? श्रृंगार रस का भी है। ठीक है, और ये आपके जो है करुण रस पर भी फॉलो करेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे एक और है, अभिमन्यु के हर सहा, अभिमन्यु के हर सहा अब तुम कहाँ हो। यानी आप कह सकते हैं मेरे हृदय के, उनकी माता कह रही हैं अभिमन्यु को, जब चक्रव्यूह जब तोड़ रहे थे तो वो जब मर गए थे तो उस समय उनकी माता कह रही हैं मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तुम कहाँ हो। मतलब छाती पीट कर वो कह रही हैं कि हे अभिमन्यु अब तुम कहाँ हो, मतलब अब तुम कहाँ चले गए। ठीक है, और रो भी रही हैं, तो रोदना वहाँ तुम्हारा क्या होगा और जो छाती पीट रही क्या होगा। ठीक है, बाकी और सब उसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछते रहिएगा, मैं बताते चलूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 8वें का खा पे, 8वें के खा पे। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुल्ला, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 8वें के खा का जो है पहला को खा देखते हैं। तो 8वें के खा में कह रहा है उपमा, उपमा अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चाहे आप उपमा लिखिए चाहे आप उत्प्रेक्षा लिखिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है, उसका परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम उपमा अलंकार देखते हैं। क्या देखते हैं? उपमा अलंकार। ये जो अलंकार है उपमा और उत्प्रेक्षा, ये कैसे अलंकार हैं इसको समझते हैं। ये जो अलंकार है भैया, अलंकार आपके दो प्रकार होते हैं, यानी एक शब्दा होता है एक अर्था होता है। तो ये जो होते हैं ये अर्थ अलंकार होते हैं, यानी कि अर्थ अलंकार हैं। क्या हैं? अर्थ अलंकार हैं। तो समझते हैं इसको अर्थ अलंकार को। यानी कि उपमा अलंकार जो है, जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि आपका जो चेहरा है, ठीक है, लोग कहते हैं कि आपका चेहरा जो चंदे के समान है, आपका चेहरा चंदा के समान है। तो चंदा से तुलना की जा रही है आपके चेहरे की। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, मतलब दो चीज़ हो और दोनों में आपसे तुलना की जाए। तो वैसे यहाँ पे किया गया है। एक एग्जाम्पल देके मैं बता दूँ। जैसे इसमें लिखा है हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। हरि मतलब विष्णु, पद मतलब पैर, विष्णु भगवान का पैर किसके समान है? कमल के समान है। ठीक है, तो कमल से तुलना किया गया है किसके? यानी विष्णु के पैर से, जो है विष्णु का जो पैर है उसका तुलना किससे किया गया? कमल से किया गया है। यहाँ समझते हैं कि एग्जाम्पल और है उपमा अलंकार का। कहा है मुख मयंक संभ मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ समझते हैं, यहाँ आपको लिखना कैसे है, उदाहरण पहले लिख लीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस काव्य पंक्ति में मुख मतलब मुख, जैसे इसमें हरिपद क्या है? उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। अब यहाँ पे जो है मनु मतलब चंद्रमा हो गया। क्या हो गया? मनु मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा से, और यहाँ क्या लिखोगे? जैसे यहाँ कमल है तो कमल से, कमल क्या हो गया आपका? अपमान हो गया। ठीक है, यानी उपमान है। तो मनोहर, अब यहाँ मनोहर क्या है और यहाँ कमल क्या है आपका? फिर है धर्म है तथा सम, यहाँ जो सम है वह क्या है? सादृश्य वाचक शब्द है। होने से उपमा अलंकार पुष्ट हो जाता है। यहाँ मतलब समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ जो मुख है, यानी मैं यहाँ से समझा दूँ, हरिपद, यहाँ जो विष्णु भगवान है
वो जो है क्या है आपके उपमेय है। उपमेय क्या होता है, मतलब विष्णु का जो है पैर वो उपमेय है, मतलब उससे क्या हो रहा है, तुलना किया जा रहा है। किससे, यहाँ चंद्रमा से तुलना किया गया था और यहाँ तुम्हारे कमल से, किससे किया जा रहा है, कमल से। तो उसके बाद कहा है मनोहर से, मनोहर समान धर्म है, यहाँ मनोहर कहा है और यहाँ कोमल कमल, यानी कि कोमल को लेकर कहा गया है। किसको, कोमल, कोमल मतलब मुलायम को लेकर कहा गया है, ठीक है। और फिर कहा गया है तथा सम सादृश्य वाचक है, यहाँ पे सम जो है सादृश्य वाचक है और यहाँ पे जो है कोमलता और वहाँ की जो रूपरेखा है वो क्या है, सदृश्य वाचक है होने पर क्या होता है, उपमा अलंकार कहलाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जब होती है तो उसे क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। फिर आइए समझते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्प्रेक्षा का अर्थ जो होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उत्प्रेक्षा करना, किसी वस्तु के संभावित रूप की उत्प्रेक्षा करना, ठीक है। यहाँ समझा दे रहे हैं, यानी कि उपमेय अर्थात प्रस्तुत, उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत, यहाँ हो गया उपमेय मतलब होता है प्रस्तुत और उपमान मतलब होता है अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ पे प्रस्तुत हो और अप्रस्तुत हो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है इनमें मनो, ठीक है, मानो, जानो और मनु, जनु, ज्यों आदि शब्द जो है पाए जाते हैं, हालांकि ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जो है इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो आप लोग मेरे प्यारे प्यारे टूना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए देखते हैं उसका उदाहरण, यानी किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण है वो है सोहत ओढ़ें, सोहत ओढ़ें पीत पट, पीत मतलब होता है पीला, पट मतलब होता है क्या, कपड़ा, ठीक है। श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर अतपु, ठीक है, अतपु पारहु प्रभात, ठीक है। इसको समझिएगा ध्यान से कि ये तब की बात कह रही है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब श्री कृष्ण भगवान पीला कपड़ा पहने हुए हैं और अपने सर पर जो है मुकुट को बांधे हुए हैं और श्यान कलर उनका रंग है, ठीक है, और उसमें मोर के पंख लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं स्पष्टीकरण में यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ इस काव्य में, इस काव्य में श्री कृष्ण के श्यानमाल को, यानी कि सांवले शरीर को, शरीर पर नीलमणि पर्वत की, नीलमणि पर्वत की तथा पीतपट पर प्रातः कालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। यानी नीलमणि जो पर्वत है वहाँ की जो है क्या है, धूप और जो है पीलेपन, जो पीला रंग है, ठीक है, उसका धूप और कपड़े का धूप, ठीक है, उस पे जो पड़ रहा है उनके शरीर पर, तो पूरी तरह से अच्छे तरीके से दिख रहा है। ये चीज़ है यहाँ पे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 8वें के गा पर, ठीक है। मेरा टुन्ना मुन्ना आइए देखते हैं जो है 8वें का लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि गा वाला, ठीक है। का खा हो गया था, उसके बाद गा वाला देखते हैं, यानी कि सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ठीक है। उदाहरण और लक्षण दोनों लिखे, किसका, सोरठा और रोला का। तो सोरठा और रोला जो होता है 2 नंबर का होता है, आपको केवल परिभाषा लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, और इसके लक्षण लिखना, मतलब कितनी कितनी गिनतियाँ आ रही गिनना पड़ेगा वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहले देखते हैं सोरठा,
ठीक है। सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इतना समझ में आया। फिर एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है मूक होई बचाल, मूक होई वचाल पंगु चढ़ै गिरवार गहन। फिर है जसु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। ठीक है, यहाँ समझिएगा, यहाँ कह रहा है पहले और तीसरे चरण में, तो यहाँ तक एक चरण हो गया है जहाँ कामा लगा है। ठीक है, और यहाँ तक एक चरण हो गया, फिर यहाँ तक एक चरण हो गया, फिर यहाँ तक एक चरण है। कह रहा पहले और तीसरे, पहला ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं। तो देखिए 11-11 मात्राएं हैं। जो ये यस के आकार का लगा है, यस के आकार का, वो जब बड़ा का चिन्ह लगता है यानी कि बड़ाऊ बड़ी, ठीक है, ऐसे करके जो है ए का जो लगता है, औ का जो लगता है, ठीक है, मतलब बड़े अक्षरों का जो कहने का मतलब ये मात्राएं लगी हैं, उसी के ऊपर जो है वो यस का चिन्ह लगा है। उसे कहते क्या है? जो बड़े मात्रा में लगी है उसे कहते हैं गुरु रेखा। क्या कहते हैं? गुरु रेखा कहते हैं। ठीक है, अब उसे गुरु रेखा कहते हैं, लेकिन ये जो खड़ी वाली है यानी कि जो खड़ी लाइन है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लघु रेखा। ठीक है, इस वाले को कहते हैं लघु रेखा, और इस वाले को कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, कहते हैं गुरु रेखा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे बड़ाउक मात्रा लगा है, डबल लगा है। ठीक है, यहाँ पर भी लगा है और यहाँ पर भी लगा है। तो आइए गिनते हैं। कह रहा है 11-11 मात्रा है। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 6 हो गया, 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई। अब क्या 11 मात्राएं तीसरे में भी हैं? इस वाले में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं, और इस वाले में 2 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 8 9 10 11, इधर भी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। अब हम देखते हैं, इसमें कह रहा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, दूसरा ये, चौथा ये। तो देखो इसमें 2 2 4 4 ये हो गया, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 मात्राएं हो गई इधर। फिर अब देखते हैं दूसरे के 13 मात्राएं हो गई। अब देखते हैं इस वाले में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके भी कितने हो गए? 13 हो गए। इस वाले के कितने हुए? 13 मात्राएं हो रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले और तीसरे वाले में 11-11 और दूसरे और चौथे वाले में 13-13 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा में। फिर आइए देखते हैं रोला में। रोला जो होता है यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। कौन? रोला। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ हम देख ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर कर हर पाता। ठीक है, अब समझते हैं। जो पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 8 2 10 1 11 इधर हो गया। ठीक है, 11 इधर हो गया। अब देखते हैं, कह रहा है विषम वाले पे 11-11 मात्राएं। तो 2 इधर हो गए, 2 2 4 1 5 5 इधर हुए, 2 2 4 इधर 4 हो रहे। तो कैसा है? विषम ही होगा ना, सम तो नहीं। अगर सम होता तो 13-13 मात्राएं होती। ठीक है, तो ये विषम है, तो 11 इधर हो गया, आपका 11 इधर हो गया, और 11 इधर है। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं? सॉरी, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 मात्राएं हो गई।
इधर कितनी हुई, 14 मात्राएं, कितनी हुई, 14 मात्राएं हुई, ठीक है। तो 14 मात्राएं जो हो रही हैं इधर समझिएगा, एक मिनट मेरे भैया, देखना पड़ेगा यहाँ पे गलत हो रहा कुछ। 24 टोटल होना चाहिए, देखो 24 आते हैं। मैं इसको फिर से एक बार गिन दूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके 24 मात्राएं हो गई इधर, ठीक है। कितने हो गए, 24 मात्राएं आपके टोटल इधर हो गए। जो 24 मात्राएं होनी चाहिए 24 मात्राएं हो गए, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 पूरा समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। तो इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं 9वें का खा गा घा अंगा, ठीक है। इसी वाले में जो है सब 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 5वां जो है इसके बाद वाले में बता देते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ आएगा आप लोगों में 9वें के का वाले में, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। मतलब यहाँ आपको उपसर्ग का मतलब ये है कि ऐसा शब्द यहाँ दिया गया है छोटा वाला, कि आप ऐसा शब्द बनाइए जिसका मतलब भी निकले, और वह शब्द जो यहाँ पे दिया रहेगा आपको पेपर में, ठीक है। यहाँ पेपर में आपको दिया रहेगा, तो वो जो पेपर है भैया, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे दिया है पेपर में, ठीक है। तो ये जो दिया रहेगा इसी के मेल से आपको ऐसा शब्द बनाना, मतलब आगे लगाना है। इस शब्द को जो दिया रहेगा, ये जो शब्द दिया है इसको आपको आगे लगा करके एक ऐसा शब्द बनाना है जिससे एक अर्थ भी निकले। जैसे आ लगा है तो आ उपसर्ग है, ये आ हो गया उपसर्ग हो गया, आदि उपसर्ग है, अप वो सॉरी उप है, अभी है, परि है। तो ये सब क्या है, आपके उपसर्ग हैं। इनको आगे लगा करके जो एक क्या बनाना है, शब्द बनाना है। जैसे छोटा आ है तो अटल हो गया, अधि है तो अधिकार हो गया, उप है उपदेश हो गया, अभी है अभिषेक हो गया। अभिषेक मतलब नाम भी है, और अभिषेक मतलब होता है कि राज्य को सौंपना, किसी को अभिषेक के रूप में राज्य को सौंप देना। फिर है परि, परि मतलब परिपूर्ण हो गया, ये हो गया। फिर आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, ठीक है। 2 प्रत्यय है, ठीक है। 2 प्रत्यय को कहा है, इसमें 3 कहा था, इसमें 2 कहा था, लेकिन हम पूरे जितने दिए हैं सबको सॉल्व करा दे रहे हैं, ताकि अगर कोई भी आता है तो आप लोग आसानी से उसको हल कर ले जाएं, ठीक है। कह रहा 2 प्रत्यय दिए। प्रत्यय का मतलब ये होता है कि इसमें से ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसको आपको वो शब्द बनाना जिसका मतलब भी निकले, और पीछे लगाना उस शब्द को जो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये वाले शब्द जो होता है इसी की बात हो रही है, ठीक है। दिखाई दे रहा हो आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है आई हट ता, ठीक है, पन। अब बताइए, आई है यानी कि चौड़ाई भी हो सकती है, इसका मतलब भी निकलेगा। फिर है हट, आहट हो सकता है, ता है यानी कि महानता हो गया, पन है बचपन हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं गा वाले में, देखते हैं गा वाला कह रहा है यहाँ पे, मतलब सब 2-2 नंबर 3-3 नंबर के हैं, यही आपके ये फिक्स होते हैं, ठीक है। हिंदी में ये चीज़ फिक्स होता है। तो ये देखते, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह लिखिए, ठीक है, और समास भी बताइए। समास विग्रह का पहले लिख रहा है, ये आपका समास विग्रह हो गया, ये समास हो गया, ठीक है। तो ये शब्द आपका दिया है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़ दिया है समास विग्रह। तो दिया है यहाँ पे अन्न जल। अब यहाँ पे जो लगा है ये वाला, ठीक है, ऋण वाला देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगता है और, तो अन्न और जल। जब अन्न और जल लगेगा तो ये होता है द्वंद्व समास। जहाँ पे बीच में और लग जाएगा तोड़ने के बाद वो हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ये होता है जहाँ पे 3-4 मतलब संख्या की बात हो वो द्वंद्व समास होता है। तो त्रिभुज मतलब होता है तीनों भुजाओं का समूह। त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाओं का समूह होता है। तो
त्रिभुज यानी कि द्विगु समास। सप्त ऋषि मतलब सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब ऋषि, 7 ऋषि का समूह, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। फिर है जल थल, तो यहाँ हो जाएगा जल और थल, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला यहाँ आता है ये वाला घ वाला, तो देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, तत्सम रूप लिखना। तत्सम रूप लिखना मतलब इसका जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, जो सही रूप है उसको लिखना। तो अंगूठा का क्या होगा? अंगुष्ठा होगा। क्या होगा? अंगुष्ठा होगा। फिर होगा कपड़ा का क्या होगा? करपट होगा। फिर होगा तालाब का क्या होगा? तड़ाग होगा। लाज का क्या होगा? लज्जा होगा। ठीक है। फिर आपका बचता है यहाँ पे अंगा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, पर्यायवाची 2 का है, तो सबके जो है यहाँ पे 4 दिएंगे, सबको जो है बताना, यानी कि आँख दिया है, पृथ्वी दिया है, वन दिया है, पक्षी दिया है। ठीक है, तो आँख का होगा नेत्र होगा और नयन होगा। पृथ्वी का होगा आपको क्या? धरा वसुंधरा हो गया। वन का क्या हो गया? वन का आपका होता है, यहाँ पे अगर बात करें, जंगल भी हो सकता है, वन को आप जंगल भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पक्षी को क्या कहेंगे आप? पक्षी को क्या कह सकते हैं आप? पहले आप इसको कहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम इस वाले को बता देते हैं पूरा विधिवत। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आइए देखते हैं 9वें का लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि 9वें का अंगा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जी इसमें से दिए हैं 2 शब्दों को कहा है, लेकिन यहाँ पे जितने दिए हैं सबको हम बता दिए हैं। ठीक है, सबको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा अभी। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। आँख जो होता है, आँख का होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि, जिससे आप देखते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं। फिर होता है पृथ्वी, पृथ्वी का होता है भूमि, धरती, जमीन, धरा, वसुंधरा, भू। ठीक है, सब होता है। फिर उसके बाद वन का होता है जंगल, विपिन, बिटाप, कानन हो गया। ठीक है। फिर होता है पक्षी का क्या होता है? पंछी, खग, चिड़िया, अंडज, परिंदा। ठीक है, ये सब होते हैं। बाकी आज का जो ये भाग 1 है यहीं तक समाप्त हुआ। भाग 2 में जो है 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और भाग 1 जो होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से जो है बाद में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा उसको लेट में पढ़ाया जाएगा, यानी कि पहले छोटे छोटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा, उसके बाद लॉन्ग वाले को बाद में सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।